आज खर्चा पानी में बात करेंगे कि ब्याज दरों पर आरबीआई के झटके के बाद अब अपनी जेब पर पड़ने वाले असर को कैसे कम कर सकते हैं। रेपो रेट में करीब ½ बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने धड़ाधड़ ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। ऐसे में आपके पास दो विकल्प हैं कि अपनी मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ने दें या फिर लोन की अवधि बढ़वा लें। आपके लिए क्या बेहतर है ये तो बताएंगे ही, कुछ और विकल्प भी सुझाएंगे हम जिनसे आपकी जेब को शायद कम चपत लगेगी। साथ ही आज खर्चा पानी में बात करेंगे इनकम टैक्स पर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े अभूतपूर्व फैसले की, जिसने सरकार के एक हालिया फैसले और बजट प्रावधान को किनारे कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकम टैक्स विभाग 3 साल से ज्यादा पुराने मामलों को भी खोलकर जांच सकता है। गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग पहले 6 साल तक पुराने मामलों को खोलते हुए रीअसेसमेंट कर सकता था। बाद में केंद्र सरकार ने इस अवधि को घटाकर 3 साल कर दिया। क्या है ये मामला और क्या इसका भी आपसे कोई सरोकार है, आपकी जेब से, हमारी जेब से, इस पर भी एक्सपर्ट की मदद से तफसील से चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है। आप देख रहे हैं हमारा आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी, और बात शुरू करते हैं सुर्खियों से। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पहली सुर्खी सरकारी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी माली हालत सुधारने के लिए अपनी 13% बैंक शाखाओं को बंद करने की योजना बना रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 साल पुराने बैंक की कुल 4,594 शाखाएं हैं, जिनमें से 600 घाटे वाली शाखाओं को मार्च 2023 तक बंद करने या किसी और शाखा में मर्ज करने की योजना है। ऐसा पहली बार होगा जब बैंक इतने बड़े पैमाने पर ब्रांचेस बंद करेगा। आपको ये भी बताते चलें कि केंद्र सरकार जिन 2 बैंकों के निजीकरण की तैयारी कर रही है उनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी शामिल है। दूसरी सुर्खी शेयर बाजारों से जुड़ी हुई है। आरबीआई के अचानक रेपो रेट बढ़ाने के फैसले से कल बुधवार को 2% से ज्यादा गिरने वाले शेयर बाजारों में आज सरप्राइज मूवमेंट देखने को मिला है। उम्मीदों के उलट आज बाजार हरे निशान में खुले। बीएसई सेंसेक्स दिन के कारोबार में 600 पॉइंट से ज़्यादा चढ़ा, लेकिन बाजार बंद होने के 1 घंटे के भीतर ही हरे पर लाल निशान थोड़ा छाता हुआ नजर आया। एक समय दोनों ही सूचकांक निगेटिव हो चले थे, लेकिन आखिरकार सेंसेक्स 33 पॉइंट ऊपर यानी 55,702 पर और निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर 16,682 पर बंद हुआ। ये हो गई सुर्खियां। अब चलते हैं आज के खास मुद्दों पे। 4 साल में पहली बार कल आरबीआई ने ब्याज दरों में इजाफे की हरी झंडी दिखा दी, यानी रेपो रेट में करीब 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का फैसला कर दिया। रेपो रेट क्या बढ़ा? आज बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक ने अपनी रेपो लिंक्ड ब्याज दरों में इजाफा कर दिया। यह बढ़ोतरी उतनी ही हुई है जितनी आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, यानी 40 बेसिस पॉइंट मतलब 0.4%, 0.4%। ये तो शुरुआत भर है। अगले कुछ दिनों में लगभग सभी बैंक होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन जैसे सभी तरह के लोन पर ब्याज दरें बढ़ाएंगे और संभव है कि ये बढ़ोतरी रेपो रेट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो, यानी आपके लोन की मासिक किस्तों का बढ़ना तय है। बैंक आपके सामने 2 विकल्प रखते हैं कि आप पहले के मुकाबले ज्यादा ईएमआई चुकाएं या ईएमआई तो उतनी ही रहने दें जितनी पहले थी और इसके एवज में लोन की अवधि यानी मासिक किस्तों की संख्या बढ़वा लें। दोनों में से आपके लिए कौन सा विकल्प मुफीद होगा, इस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा ब्याज के इस बोझ का गणित भी समझते चलिए। अगर आपने 1 अक्टूबर 2019 के बाद लोन लिया है तो जाहिर है कि आपका लोन रेपो लिंक्ड होगा, यानी रेपो रेट बढ़ने से ब्याज दरें बढ़ेंगी और उसके घटने से घटेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पैरामीटर्स जैसे MCLR लिंक्ड लोन के रेपो रेट रेपो से सरोकार नहीं रखते, उनके रेट भी बढ़ेंगे, लेकिन देर सबेर।
फिलहाल रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है और वो भी अचानक, जबकि अगले महीने ही मौद्रिक नीति की समीक्षा होनी है और माना जा रहा है कि आरबीआई तब रेपो रेट में और बढ़ोतरी कर सकता है। कयासों के मुताबिक लगभग 75 बेसिस पॉइंट का 0.25% तक की बढ़ोतरी अगले महीने शायद से देखने को मिलेगी। लेकिन असल टेंशन कुछ और है। दुनिया भर में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है और अमेरिका से लेकर यूरोप तक लगातार ब्याज दरें बढ़ी हैं। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आरबीआई साल के आखिर तक रेपो रेट में करीब 200 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। 2% की बढ़ोतरी, ये बड़ी बढ़ोतरी होगी आपके लोन पे। बाइक का लोन हो, कार का लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, वो सब जगह रिफ्लेक्ट होगा। तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, उदाहरण के साथ सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपने 15 साल के लिए 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है, जिस पर आपकी मासिक किस्त बनती है 44,941 रुपए। अब अगर बैंक इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा फीसद की बढ़ोतरी करता है तो आपकी ईएमआई बढ़कर हो जाएगी 46,350 रुपए। करीब 1400 रुपए का मंथली बोझ बढ़ेगा। अब साल के अंत तक अगर रेट 2% तक बढ़ जाएगा तब आपकी ईएमआई जो अभी 46,000 कुछ हुई थी और बढ़कर 50,713 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने 5,772 रुपए का अतिरिक्त खर्च। लेकिन आप अगर ये मंथली खर्च नहीं उठाना चाहते, यानी ईएमआई बढ़ने नहीं देना चाहते, तो आधा फीसद की मौजूदा बढ़ोतरी पर 15 साल की 180 किस्तें बढ़कर 191 किस्तें हो जाएंगी, यानी लोन की अवधि लगभग 11 महीने बढ़ेगी। अब दोनों की तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि दूसरे विकल्प में बैंक का फायदा हुआ है, यानी जो अतिरिक्त 11 महीने आप ईएमआई देंगे, बस ईएमआई थोड़े देंगे, ब्याज भी देंगे, तो 180 किस्तों में किए गए भुगतान के मुकाबले ब्याज ज्यादा देंगे। और मामला साफ है कि अगर दे सकते हैं तो लोन की किस्तों में ही थोड़ा बहुत इजाफा होने दीजिए, यानी लोन की अवधि या कह लें कि मासिक किस्तों की संख्या न बढ़ने दें। हल्का सा ईएमआई की संख्या बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लब्बो अब ये है। किस्तों की रकम और महीनों की संख्या के असर और अंतर को सफाई के साथ समझाते हैं थोड़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 7% के इंटरेस्ट रेट पर 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का होम लोन लें तो आपकी ईएमआई जो बनेगी वो होगी 23,187 रुपए। यही लोन इसी रेट पर अगर 10 साल के लिए लिया जाए तो ईएमआई होगी 34,771 रुपए। लेकिन असली फर्क यह है कि अगर आप पूरे 20 साल तक लोन की किस्तें चुकाएं तो आप बैंक को 25 लाख से ज्यादा दे चुके होंगे। यानी लोन की अवधि केवल 10 साल हो तो आप करीब 12 लाख रुपए ही चुकाएंगे, यानी जितनी लंबी अवधि उतना ज्यादा ब्याज। हालांकि ये आकलन मोटा मोटी है, इसमें यह भी मायने रखता है कि इस लंबी अवधि के किन दिनों में ब्याज दरें कितनी थीं और आपने क्या बीच बीच में कोई भी प्री पेमेंट किया या नहीं। अब बात प्री पेमेंट की छिड़ी है तो एक बात और समझ लीजिए कि आपके पास ईएमआई या टेन्योर बढ़ाने के अलावा एक और विकल्प है। अगर आपके पास अतिरिक्त फंड है, थोड़ा अकाउंट में ज्यादा पैसा है, तो बचत की कुछ रकम कहीं जमा है तो उसके निकाल कर लोन का रीपेमेंट कर दीजिए। अभी बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के रेट काफी कम है और रेट बढ़ोतरी के दौर में भी एफडी के रेट लोन पर ब्याज के रेट से हमेशा कम ही रहेंगे। ऐसे में एक तरफ आपका लोन चल रहा है तो दूसरी तरफ एफडी में पैसे रखकर आप अपना ही नुकसान कर रहे होंगे। वैसे भी जब खुदरा महंगाई दर करीब 7% के आसपास चल रही हो और तो एफडी पर 6% ब्याज लेकर आप एक तरह से निगेटिव रिटर्न ही कमा रहे हैं। हमने जितने भी जानकारों से, एक्सपर्ट से बात की, उनकी यही सलाह है कि अगर आप मौजूदा समय में जब ब्याज दरें पूरी तरह बढ़ी नहीं हैं, थोड़ा बहुत लोन चुका दें तो आपका ज़्यादा फायदा होगा लंबे रन में। अगर आपके पास इस लायक पैसे नहीं हैं लेकिन हाल फिलहाल इनकम इतनी बढ़ी है कि ईएमआई में थोड़ी बढ़ोतरी सह सकते हैं तो ईएमआई वाली बढ़ोतरी को सह लें। लोन की अवधि बढ़ाने का विकल्प आखिरी होना चाहिए। अब हम लोग अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर क्या थी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ जो आता है।
3 साल पुराने इनकम टैक्स के मामले भी दोबारा खोले जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सरकार की ओर से हाल में ही दी गई उस राहत पर सवालिया निशान लगा दिया है जिसमें 3 साल से पुरानी फाइल नहीं खोलने या रीअसेसमेंट नहीं करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 31 मार्च 2021 के बाद पुराने मामले खोलने करीब 90,000 नोटिस भेजने के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए या तो राहत माना जा रहा है, लेकिन बड़े टैक्स पेयर के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है। कई राज्यों में इन नोटिसों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहां हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के खिलाफ फैसला सुनाते हुए नोटिसों को गलत करार दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उन फैसलों को भी एक तरह से पलट दिया है। क्या है पूरा मामला? मामले को जानने के लिए अच्छे से हम लोगों ने जानकारों की थोड़ी मदद ली। सुनिए क्या है पूरा मामला। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के साथ 9,000 जो अपील्स फाइल होने जा रही थी, एक तरह से उनको एक ही बार में डिस्पोज ऑफ कर दिया और लिटिगेशन को होल्ड पे डाल दिया। बेसिकली हुआ क्या कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2021 के बाद रीओपनिंग सेक्शन 148 का जो रीओपन हुए थे उसके अंदर कुछ नोटिस इशू किए थे। पिछले साल के बजट में सेक्शन 148 जो इनकम टैक्स का रीओपनिंग को लेता है उसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी। उससे पहले 6 साल तक के जो केसेस हैं वो रीओपन होते थे, 6 years + 1 year। तो अब उन्होंने उस टाइम को घटा करके 3 साल कर दिया और पूरा मैकेनिज्म चेंज कर दिया था। एक तरह से नया एक्ट 1/4/2021 से आ गया था। तो हुआ क्या, उसके बाद सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर कोविड की वजह से जो ड्यू डेट्स हैं उनके अंदर रिलैक्सेशन दे दिया। अब 1/4/2021 के बाद 2 कानून हो गए। एक तो पुराना कानून जो रिलैक्सेशन एक्ट की वजह से आगे चला गया, ऐसा सरकार का मानना था, और एक वो नया कानून जो 1/4/2021 से ऑलरेडी बजट के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया। तो एक ही देश में एक ही वक्त में एक ही चीज के लिए 2 कानून नहीं चल सकते थे। तो लोगों को जब 1/4/2021 के बाद पुराने कानून के अंदर नोटिस दिए गए, पुराने 148 सेक्शन को एड्रेस करते हुए नोटिस दिए गए, तो वो नोटिस उन्होंने चैलेंज किए। तो सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जो एसएससी की फेवर में था कि ये नोटिस जो हैं ये गलत हैं और ये क्वैश कर दिए। और उसके बाद बहुत सारे हाई कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, मद्रास, कलकत्ता, सबके जजमेंट्स आए, बॉम्बे हाई कोर्ट भी आया, जहां से ये जजमेंट आए कि जो पुराने एक्ट के अंदर 148 जो है उसके अंदर जो नोटिस 1/4/2021 के बाद दिए गए हैं वो इनवैलिड हैं। वो 6 साल वाले पीरियड का मुद्दा था। और प्लस नए वाले एक्ट के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी कि अब आपको पहले इंक्वायरी करनी होगी। पुराने एक्ट के अंदर एसएससी को रीजन जो है कि क्यों ऐसा डिपार्टमेंट करने जा रहा है ये बाद में दिए जाते थे। एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की जीके एंड ड्राइव शिफ्ट के नाम से। लेकिन अब नए वाले कानून के अंदर, नए वाले 148 के अंदर सरकार ने ये कर दिया था कि असेसिंग ऑफिसर आपको पहले ही नोटिस के साथ वो इंफॉर्मेशन दे देगा। एक तरह से उन्होंने रेशनलाइज किया था, जो कमियां थी पुराने सेक्शन 148 में उसको इंप्रूव करके रेशनलाइज कर दिया, जिससे कि असेसी को फायदा हो जाए, उसको पहले से पता लग जाए बात क्या है और वो अपनी रिटर्न को उस हिसाब से मॉडिफाई कर ले, तो जिससे लिटिगेशन कम हो। लेकिन उसके साथ साथ अब 2 कानून 1/4/2021 के बाद चलने लगे सेक्शन 148 पर। तो हाई कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया कि वो सब ऑर्डर्स क्वैश हो गए हैं, तो ऐसे 90,000 केसेस थे जो सरकार ने जिनको नोटिस दिया था रीओपन करने के लिए, उनमें से 9,000 लोग डिफरेंट जगह पे रिट पिटीशंस में गए जिनको फायदा मिला। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कल जजमेंट जो आशीष अग्रवाल, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल, जो 4 मई 2022 को कल प्रोनाउंस की गई, उसके अंदर एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा ये सच है कि गलती हुई है। उन्होंने कहीं इस बात को नहीं कहा कि गलती नहीं हुई है, उन्होंने कहा कि गलती हुई है। 1/4/2021 के बाद जो नोटिस इशू किए गए हैं वो बेसिकली नए कानून के अंदर इशू होने चाहिए थे, पुराने के अंदर नहीं होने चाहिए थे। तो एक तरह से उन्होंने हाई कोर्ट्स की पीठ थपथपाई कि बिल्कुल ऑर्डर आपका ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि अब सरकार रेवेन्यू कलेक्शन करने से रह जाएगी। सरकार को बिल्कुल रेमेडीलेस नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे नहीं है कि कानून बिल्कुल जिसको कहते हैं ना निशंकु हो गया है कि कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब बेबस सा खड़ा कर दिया आपने।
तो उससे भी बाहर निकालने के लिए एक तरह से बैलेंस स्ट्राइक किया दोनों के बीच में। और अगर आप जजमेंट को पढ़ेंगे तो जो एसएससी का एडवोकेट है और जो एएसजी साहब हैं, दोनों ने इसको एग्री किया कि ठीक है, हम ये बीच के रास्ते को एग्री करते हैं। तो आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर्स देता है, रेयर ऑफ रेयरस्ट केसेस में यूज किया जाता है। और अगर मैं मानूं, मैंने अपने कैरियर में टैक्स के अंदर अभी तक आर्टिकल 142 को यूज होते हुए नहीं देखा था। तो आर्टिकल 142 को यूज करते हुए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस किया दोनों के बीच में कि आपके जो नोटिस हैं 1/4/2021 के बाद के, भले ही वो क्वैश हो गए हैं, लेकिन वो क्वैश नहीं माने जाएंगे। हम उनको ये मानते हैं कि आप उसको ये मान लीजिए कि वो एक तरह से नए एक्ट के अंदर 148 कैपिटल ए स्मॉल बी के अंदर हम इसको नोटिस मान लेते हैं, जो कि इंक्वायरी करने के लिए एओ को देना था। आप इस नोटिस को वो मान लीजिए। तो उन्होंने इस पुराने एक्ट के अंदर भले ही 148 इशू हुआ था, पर उन्होंने कहा कि आप मानिए कि नए एक्ट में इशू हुआ है। उसके साथ जो एओ को पावर मिलती है, जो उसकी ड्यूटी है उसके बाद उसकी इंक्वायरी करना अगर उसकी जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि हम एक वन टाइम एओ को भी ये रिलीफ दे रहे हैं कि वो इंक्वायरी करने की उसको कोई जरूरत नहीं है, उस कंडीशन को हम हटा रहे हैं। लेकिन विद इन 30 डेज अब जो डिपार्टमेंट है, जो असेसिंग ऑफिसर है, वो पूरा जो मटेरियल उसके पास है, जिसके बेसिस के ऊपर उसने रीओपन करने का रीजन बनाया है, वो मटेरियल विद इन 30 डेज वो प्रोवाइड करेगा, असेसी को प्रोवाइड कराएगा। और उसके बाद विद इन 2 वीक्स जो असेसी है वो उस मटेरियल को रिप्लाई देगा। और उसके बाद 148 कैपिटल ए स्मॉल डी जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन है, उसके अंदर वो उसको जो है अब ऑर्डर पास करेगा कि मैं आपका ये केस 148 में ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। तो क्या इस फैसले से इनकम टैक्स विभाग को पूरी छूट मिल गई है कि वो किसी के भी पुराने मामलों को खोलकर रीअसेस कर सकेगा? आखिर इस फैसले से किसको फ़ायदा होने जा रहा है और क्या आम टैक्स पेयर पर भी इसका कोई असर होगा? एक्सपर्ट की जुबान से सुनिए कि क्या होगा। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो नोटिस जिंदा हुए हैं, जो पुराने नोटिस इशू किए हुए पुराने एक्ट के अंदर, उनको जो जिंदा किया गया वो नए एक्ट में किया गया। अब हमें देखना होगा कि पुराने एक्ट और नए एक्ट में दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि पुराने एक्ट में 6 साल तक के जो केसेस हैं, मतलब 4 ईयर और 6 ईयर 2 कंडीशन हुआ करती थी, तो नए एक्ट में 3 साल और 10 साल वाली कंडीशंस हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कौन से केस बच गए, इसमें कौन से नहीं बचे। देखिए, अगर आपका इवेजन एज पर नोटिस ऑफ इनकम टैक्स या मटेरियल जो आपको देगा वो अगर 50 लाख से कम है, तो सिर्फ 3 साल के जो केस हैं वो इसके अंदर दोबारा अलाइव हो जाएंगे। वो है 2015-16, 2016-17 और 2017-18। मैं असेसमेंट ईयर बोल रहा हूं, कर निर्धारण वर्ष की बात कर रहा हूं। तो ये जो 3 साल के केसेस हैं, अगर ये 50 लाख से ज्यादा हैं तभी इनके 148A के नोटिस माने जाएंगे। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी और प्रोफेशनल का डिफरेंट हो सकता है मेरे से ओपिनियन। मेरी सोच ये है, क्योंकि आप 148A को अब अप्लाई कर रहे हैं तो 148A की सारी कंडीशंस को अप्लाई करना होगा, उसमें ये कंडीशन भी है। अगर मेरा इवेजन 50 लाख से ज्यादा है तो ये 3 साल जिंदा होंगे, वरना ये 3 साल किसी भी सूरत में अलाइव नहीं होंगे, ये निकल गए। ये टैक्स पेयर को बेनिफिट होगा। दूसरा ये कि 2014-15 से पहले के जो नोटिस हैं वो अभी भी इनवैलिड ही रहेंगे, वो वैलिड नहीं होंगे। भले ही आपके 6 ईयर्स में वो 2021 में फॉल करते थे, लेकिन 2014-15 आप कहीं से भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले 6 ईयर था, अब 3 ईयर्स है। तो ये बेसिकली मेन बात तो ये है। तीसरी बात जो है, 2018-19 से आगे के जो नोटिसेस हैं वो पहले भी वैलिड थे, वो आज भी वैलिड है, इसलिए कुछ ज्यादा उसके अंदर फर्क नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी वो विद इन 3 ईयर्स थे। उनके नोटिस ही 148A नए वाले एक्ट में दिए गए थे। लेकिन अगर पुराने वाले में किसी एओ ने दे भी दिया था तो वो अब दोबारा से अलाइव हो जाएगा। तो मतलब 15-16 से जो बाद के नोटिसेस हैं वो सब आएंगे, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19, बाकी तो आगे चल ही रहे थे। अब सवाल आता है कि जिसकी एक आम टैक्स पेयर की अगर हम बात करें, जो आम टैक्स पेयर है जिसको ये 50 लाख करोड़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो बेसिकली मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 50 लाख से ऊपर वालों को ये फर्क पड़ने वाला है। इवेजन, वो भी अगर उसकी रिटर्न 50 लाख थी उससे कोई फर्क नहीं, जो इवेजन की अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक आम टैक्स पेयर को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ 90,000 लोग जिनको ये नोटिस इशू किए गए थे
जिनमें से 9,000 लोग डिफरेंट हाई कोर्ट्स में गए थे, उनको ये रिलीफ दिया गया है। और सबसे बड़ा रिलीफ लिटिगेशन जुडिशरी के ऊपर बेनिफिट मिलेगा, वो इस तरह से है कि अगर ये 9,000 केसेस के अगेंस्ट डिपार्टमेंट अपील में जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट से हमारी फेवर में जजमेंट आया हुआ था, अगर डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना था, एएसजी ने कोर्ट में भी कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पर 9,000 केसों का एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता। उससे बचाने के लिए एक्चुअली ये जजमेंट पास की गई कि आप 9,000 केसेस फाइल मत करिए, हम दोनों पार्टीज को रैशनलाइज करके रिलीफ दे देते हैं, दोनों को रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये आर्टिकल 142 को यूज करके ये इस तरह का एक रिलीफ दिया गया। तो ये है आज की उस 148 की जजमेंट का मुद्दा जो सुर्खियों में है। तो आपने एक्सपर्ट की बातें सुनी, खबरें सुनी, और ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको एपिसोड कैसा लगा, राय क्या है, सोचते क्या है, सवाल क्या है, सुझाव क्या है, सब कुछ के लिए हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अपनी राय, अपने सवाल, सुझाव सब कुछ लिख भेजिए, हम सुनेंगे, हम ध्यान देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।